सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के बयान ने एक बार फिर भारत के तौसीही पसंदाना अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने नए भारत के अज़ाइम का प्रचार करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन ममालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा होगा। अच्छा, अब हालिया मंजरनामे में ये खुली धमकी, खुली तड़ी पाकिस्तान और चीन के लिए ही नजर आती है। चीन जिसने 1962 में भारत को अस्करी तारीख की बदतरीन पिस्पाई से दोचार किया, तो अभी चंद माह पहले भी भारतीय फौजियों की चीन के फौजियों के हाथों धुलाई के मनाजिर भी नशरियाती इदारों की स्क्रीन की जीनत बने। अब रहा पाकिस्तान का मामला तो 1949 का मार्का हो या फिर 1965 की जंग, सियाचिन का यकबस्ता मैदान जंग हो या फिर कारगिल का महाज, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब 2016 में भारत को सर्जिकल स्ट्राइक के भोंडे मजाक पर भी आलमी सतह पर हमने देखा कि पिस्पाई का सामना करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फिर 2019 में बालाकोट में भी हमने देखा कि भारतीय फजाइया की कार्रवाई का पाक फजाइया ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान भारतीय फजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन को एक कप चाय की कीमत MiG-21 की सूरत में अदा करनी पड़ी और भारतीय अफवाज के असाब पर पाकिस्तान का खौफ इस कदर आप कह लें कि सवार हुआ कि मकबूजा कश्मीर में अपने ही एयरक्राफ्ट को निशाना बना डाला। किस्सा मुख्तसर कि भारत ने खित्ते पर अपने तसल्लुत के लिए जब भी कोई एडवेंचर करना चाहा, अपने तसल्लुत के लिए जब भी कोई एडवेंचर करना चाहा तो उसे मुंह की खाना पड़ी। कभी सोवियत यूनियन की पुष्पनाही, तो कभी इसराइल से नज़दीकियाँ, तो कभी अमेरिका के आगे बिछ जाने वाला भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती के लिए सब कुछ कर गुजरा, लेकिन हाथ कुछ ना आया। बासी कड़ी में उबाल की मानद एक बार फिर अजीत डोवाल ने हिंदुत्व की सोच का प्रचार किया, जिसके बाद खित्ते में अदम इस्तेहकाम के हवाले से संगीन खतरात ने सर उठा लिया है। अभी भारत की जानिब से इस बयान की तरदीद आ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो भारत का इलाकाई बालादस्ती से रोमांस फिर खुलकर सामने आ गया है। खित्ते में अपनी इजारादारी और थानेदार के किरदार के ख्वाब देखने वाली भारतीय सोच पर फिर हम देखते हैं कि बेनकाब हो चुकी है। और अजीत डोवाल के बयान के हवाले से आज मैं प्रोग्राम में बात करूंगी। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और मुनीब कादिर, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भारत से मुझे ज्वाइन करें कर्नल संत पॉल और नीरज शर्मा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शुरुआत में करती हूँ कर्नल संत पॉल, आपसे करना चाहूँगी। भारतीय हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं आपके अजीत डोवल साहब, उनके बयान, इस बयान का मुखातिब कौन है? चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बुखलाहट का शिकार क्यों हैं आप लोग? जी देखिए, आप उनका बयान देखिए, क्या उन्होंने बिटवीन द लाइन जो हमारे NSA साहब हैं अजीत डोवाल साहब ने बताया, उन्होंने कहा है कि हम अपनी रक्षा करेंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे, भौगोलिक रक्षा जो हमारे देश की रक्षा है उसके लिए करेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। उनका जो बयान बिटवीन द लाइन्स ये है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने कभी भी किसी को पहले अटैक नहीं किया, कभी किसी की अखंडता पे उसका किसी भी भौगोलिक कोई भी पड़ोसी देश या और दूसरे देश पे कभी कोई अटैक नहीं किया। ये भारत की सभ्यता, जब भी आप पाकिस्तान जो हमारा भाई है वो भी हमारे साथ था, जब भी हमने कहीं किसी को अटैक नहीं किया है। 47 से पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों भाई है, जब भी हमने अटैक नहीं किया। आप उनके बयान को बड़े ध्यान से देखिए और बिटवीन द लाइन पढ़िए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, अगर किसी देश ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो हम हिचकिचाएंगे नहीं वहां भी जाके। उन्होंने ये अपना एक अखंडता, भौगोलिक अखंडता के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में वो ये बयान दिया है। उन्होंने किसी अपना बड़ा लिमिटेड, सीमित मतलब बयान दिया, अपनी बात मजबूती से रखी है कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे और सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़े तो हम उसके लिए देंगे। उन्होंने ये कहा है। अच्छा जी, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं तमाम लोगों से पूछना चाहूँगी, सबकी अपनी अपनी राय होगी यकीनी तौर पे। अच्छा नीरज, आपकी तरफ आने से पहले मैं ब्रिगेडियर हारिस आपकी तरफ आना चाहूँगी। क्या ये वाकई इतना आसान सा बयान था, एक आम सा बयान था कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, जिस तरह कि बता रहे हैं कर्नल साहब? जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कैसे देखते हैं? डॉक्टर फिज़ा, ये बड़ा प्रोवोकेटिव बयान था और इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान टेक इट एन एक्सेप्शन, इसलिए कि जब आप कहते हैं कि जी दहशत हम दूसरे मुल्क में भी जाके हमला करेंगे, आप चाइना को भी मुखातब कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी मुखातब कर रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं। बालाकोट में 2019 में आपने जाके हमारे पाकिस्तान के एरिया में अपने जहाज़ भेजे और बाद में 2 जहाज़ भी गिरवा लिए, एक हेलीकॉप्टर भी मरवा लिया। अभी नंदन को भी आपने पकड़वा दिया, फिर चाय पिला के हमने उसको भेज भी दिया। हम तो पीस चाहते हैं, हम तो लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारी पीस को, अमन की ख्वाहिश को आप कमज़ोरी समझते हैं। ये जहन से निकालें, इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तानी की फ़ौज बैटल हार्डन्ड है, फुली ट्रेंड है, पिछले 30 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, बड़ी खुश असलूबी से, प्रोफेशनल तरीके से। हमने मुल्क से तकरीबन दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। आप तो कामयाबियां समेट रही है। आर्मीज हैं वो अपने ट्रुप्स को भेजते हैं हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए। कामयाबी सब आपके सामने है। तो इसलिए ऐसी बात, फिर आपके अजीत डोवाल साहब भी स्टेटमेंट देते हैं कि हम बलूचिस्तान में ये करेंगे। आप गुलभूषण जादेव को भेज देते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म करने के लिए, सो आप स्टेट टेररिज्म भी करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म में अमेरिका जरीदे ने आपकी खबर शाया कर दी है। 1.53 बिलियन डॉलर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जाहिर है वो पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं अमल करना चाहते? आप पाकिस्तान के साथ अमन से क्यों नहीं रहते हैं? कश्मीर में आपके सामने क्या हो रहा है? भूटान आपसे तंग आ गया, उसके बाद नेपाल को बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, ईरान देखें, सब ने तो आपको छोड़ दिया, सार्क को आपने सबोर्टाइज कर दिया है। तो आप अमन की कोशिश तो करें, एक स्टेप तो लें। आप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ही टेक ऑफ किया, आपको कहा जी हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक स्टेप लें, आप एक स्टेप लें, हम 2 स्टेप लेंगे। आपने उसका जवाब हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो बात यह है कि ये चीज़ें आप सोचने की हैं, अपने अवाम की भलाई देखें। कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ CAA NRC आप लेकर आ गए हैं, वो एक नई तलवार लोगों में लटका दी है, एंड मूवमेंट चल रही हैं। तो आप पहले ये देखें, क्या आपकी फ़ौज इतनी लड़ाई के लिए ट्रेंड है? क्या वो सिर्फ कश्मीरियों को, नहते औरतों, बूढ़ों, बच्चों को शहीद कर सकती है या पैलेट गन से मार सकती है? आप कम से कम ये तो देखें कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। और आप खाली मैन पावर पे और मैन भी, ये गन बिहाइंड द मैन नहीं होती है, मैन बिहाइंड द गन। तो ये चीज़ें आप देखें, अब वो ज़माने गुजर चुके हैं। नाउ इज़ द टाइम, सिट अक्रॉस द टेबल। आप, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बड़ा क्लियर किया कि 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप वो पूरी मान लेते हैं तो बैठें। कोई दूसरी जंग हो, पहली जंग अजीम हो, सेकंड हो, कोई लड़ाई हो, अल्टीमेटली डिसीजन टेबल पे होता है। तो कम सिट ऑन द टेबल, टॉक टू इट, बट डोंट कीप थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके अमित शाह भी थ्रेटन करते हैं, आपका राजनाथ सिंह भी थ्रेटन करता है, नरेंद्र मोदी का आपको पता है कि उसका पास रिकॉर्ड क्या है। और अभी ये अजीत डोवाल की तो थ्रू आउट पाकिस्तान में भी वो कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलबचन की मिसाल सामने है, तहरीक तालिबान ने खुद कह दिया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं कि आप अमन भी नहीं चाहते, आपके हेजमोनिक डिज़ाइन है, आप CPAC को भी नाकाम कर जाते। इन चीज़ों को अब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मुनीब आपकी तरफ आऊंगी, फिर शर्मा साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुनीब, अब इतना सीनियर ऑफिशियल इस तरह का बयान ऐसे नहीं दे सकता, आप भी समझते हैं, यानी जाहिर सी बात है कि मामलात का उन्हें पता है। और फिर ऐसे में भारत की जानिब से वजाहत क्यों पेश की गई? जी, ये अभी भारत की तरफ से पेशकश की जरूरत क्यों? जो पैनलिस्ट ने भी बात कही है कि हम लोग कभी, यानी भारत की तरफ से कभी एग्रेशन नहीं आई। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है पूरे खित्ते के अंदर, उसने आपको खित्ते में आइसोलेट कर दिया है। ये सब आपकी सरकार की करनी है। बालाकोट स्ट्राइक अगर आपको याद आ रहा हो तो किसने इनिशिएट किया था? दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसके अंदर कहा गया था कि कॉन्ट्री टू इंडियन क्लेम्स, पाकिस्तान का कोई F-16 जेट मिसिंग नहीं है। वो भी फिर बहुत बड़ा आपको सबके सामने इसके ऊपर इंसल्ट सहनी पड़ी। दूसरी तरफ चाइना के साथ आपके रिलेशन इतने स्ट्रेंज हैं। और अब पढ़ रहा हूँ कि अब इस हफ्ते जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं USA के, और वहाँ से जो ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं और उनके साथ आप कोशिश कर रहे हैं टू टाइटन योर फॉरेन रिलेशंस, ताकि आप चाइना को ज़रा थोड़ा सा अलर्ट कर सकें या उनको थोड़ा इंटिमिडेट कर सकें। लेकिन अब आप ये देखिए कि
कि यूएसए की भी जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो आ रहे हैं, वहाँ की भी पूरी रियासत, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली वर्ड यूज़ किया, और वो वर्ड मैं कभी ना यूज़ करूँ, उन्होंने भारत की बात करते हुए फिल्दी वाला वर्ड इस्तेमाल किया। तो दे आर नॉट इवन अ रिलायबल पार्टनर जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा काउंट अपॉन कर रहे हैं। तो एग्रेशन आपको छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी कहा है कि इसको कहते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी। आप यू सिट ऑन द टेबल, आप आते हैं, जिस तरह आज ये हेडलाइंस थी भारतीय मीडिया में भी, पाकिस्तानी मीडिया में भी, कि एक बीजेपी के उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट हैं स्वतंत्र सिंह, और उन्होंने ये कहा है कि हमने एक डेट सेट कर ली है कि युद्ध होगा चाइना और पाकिस्तान के साथ। अब ये राजनाथ सिंह भी, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी परमाणु युद्ध की बातें कर रहे थे। तो ये जो वॉर फ्रेंजी विप अप की जा रही है, यू शुड स्टॉप इट। ग्लोबल डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी, यही वजह है कि आपके लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान हैज़ बिन री इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बिकॉज द थिंग इज कि जब आप इंटरनेशनल पार्टनरशिप में आते हो एंड यू आर अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो आप डिप्लोमेसी से सहारा लेते हो, ना कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने की बातें करते हो। सो आई थिंक कि ये जो मोदी सरकार है खास करके, ये बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हुई है जहां तक मैं फॉरेन रिलेशंस की बात करूं। ठीक है। अच्छा शर्मा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मुनीब का पॉइंट भी सुना, ब्रिगेडियर हारिस की गुफ्तगू भी सुनी, और कर्नल साहब का पॉइंट भी सुना। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भारत, सब लोग देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में जैसे कोई थानेदार होता है ना, थानेदार बनने की कोशिश कर रहा है। अब आई डोंट नो क्यों कर रहा है, क्या चल रहा है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं आप लोग, और बार बार ये खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बालादस्ती, उर्दू की टर्म अगर आप समझ पाएँ कि बालादस्ती के दावे करें, लेकिन पूरे जो खित्ते में बाकी ममालिक हैं आपकी बालादस्ती को, ये जो आप सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं। ये क्यों थानेदार बनना चाह रहा है भारत, क्या चाह रहे हैं, थानेदार बन के क्या कर लेंगे? ये किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है, किस किस्म का एहसास से कमतरी है जो निकाला जा रहा है? नमस्कार, जय हिंद। कुछ बातें आपने कही, उसका जवाब देना बहुत जरूरी इसलिए भी कि आपको समझ आनी चाहिए कि क्या कहा गया है और आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। डोवल साहब ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने सुरक्षा, उन्होंने कहा कि अगर कोई आक्रमण करता है तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। अच्छा जी नीरज आपकी बात खत्म हो गई या कह दिया इन्होंने जो कहना था? आपकी बात खत्म हो गई या आवाज आना बंद हो गई? जी मुनीब कुछ कह रहे हैं। जी आप सुरक्षा की बात करें, मुझे बताइए। अच्छा चलें, आवाज कट रही मेरे ख्याल से। टीम जरा देखिएगा, नीरज साहब को दोबारा लाइन पर लीजिएगा, इनकी आवाज बिल्कुल नाज़रीन नहीं सुन पाएंगे। आप मुझे बताइए कि दोबारा जरा खुदा न खास्ता कोई युद्ध की बातें कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में जो काराबाख वाले रीजन के ऊपर डिस्प्यूट चल रही है, तो उसमें इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो आप ये जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है अगर आप इस तरह से वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहे हो? इसीलिए कहता हूँ कि आपको इस जो अग्रेसिव पॉलिसी आप लोगों ने इख्तियार की हुई है, जो कि यानी यूएन चार्टर की भी पामाली करता है, जो कि उसके भी खिलाफ जाता है, और ये वो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस है जो आपने खुद वॉलंटरीली अज्यूम की हुई है, तो फिर आपको शोभा नहीं देता कि अजीत डोवल सुरक्षा के प्रिटेक्स्ट के अंदर ही बात करें, या राजनाथ सिंह ऐसी बात करें, या तो फिर और नरेंद्र मोदी खुद ऐसी बातें करें, जो कि उसने पिछले साल इलेक्शन कैंपेन में यही एक हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यू शुड बी डिक्टेटिंग योर फॉरेन पॉलिसी, या फिर आपके कॉल फेल में तजाद ना हो। ठीक है जी, कर्नल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, बल्कि ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी जरा मैं जवाब लेना। जी कर्नल साहब आप कुछ कहना चाहिए ब्रिगेड से, फिर मैं आपकी तरफ बाद में आती। जी कर्नल साहब। जी देखिए, आज भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, और हमारे जो रिलेशंस है, ये जो आप हमारे पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, चाइना की, फॉरेन पॉलिसी तो ना कहें। नहीं, आप ये देखिए कि थानेदार पॉलिसी है कर्नल साहब, कि इससे भी लड़ाई, उस पे भी चढ़ाई, इसमें भी लड़ाई, मतलब आप पता नहीं साबित क्या करना चाह रहे हैं। ये मतलब ठीक है, ये जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, ये आपका कोई बॉलीवुड नहीं है कि कोई अजय देवगन बन रहा है, कोई सुनील शेट्टी बन रहा है। मतलब आप लोग सीरियसली सोचें इस बारे में, फॉरेन पॉलिसी नहीं, थानेदार पॉलिसी बन चुकी है। नहीं मैडम, आप ये देखिएगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूं और ये मैसेज दे रहा हूं पूरा देश के, बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैं बता रहा हूं। भारत शांति चाहता है, और साउथ एशिया के अंदर भारत ने काफी
पहल की है, शांति वार्ता के लिए काफी पहल की है। सॉरी कर्नल साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप कह रहे हैं भारत शांति चाहता है, चले आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं ना, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। ये कह रहे हैं जी भारत शांति चाहता है, ये भारत के जो आगे फिर फेसिस है, जो आपके फ्रंट फेसिस है, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करे, भारत की नुमाइंदगी करे, आपके सियासत में चाइना के साथ बॉर्डर वो डिस्प्यूट, क्या चाह रहे हैं? नेपाल के साथ कह रहे हैं भारत शांति चाहता है, ये कौन है जो भारत आप कह रहे हैं कि आप लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, लेकिन आपके वजीर आजम कितनी शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने है, आपके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो कितनी शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने है, भारतीय सेना क्या कर रही है कश्मीर में पूरी दुनिया के सामने है, आपके यहाँ सारी माइनॉरिटी सफर कर रही हैं सारी दुनिया के सामने, कौन सी शांति, क्या आप कहना चाह रहे हैं? शांति किस चीज का नाम रखा हुआ है आपने? जी देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने जो अभी बताया चाइना के साथ, चाइना अगर आप ये देखें पूरे रीजन के अंदर उसकी डेथ ट्रैप पॉलिसी है और उसके अगेंस्ट भी लोग हो गए हैं। आप ये देखिए कि अभी हमारा जो रिलेशन है, हमारे आर्मी चीफ नेपाल में जा रहे हैं और उनको ऑनररी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट उनको ये पद भी दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, म्यांमार ने भी जो चाइना के अगेंस्ट में हो गए हैं, थाईलैंड भी हो गया है और जितने भी छोटे देश हैं वो भी चाइना के विरोधी हो चुके हैं, बिकॉज चाइना एक डेट देता है और ट्रैप। और जो आपको मैं बताऊं, श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया कि हमने बड़ी गलती की कि जो हम्बनटोटा जो पोर्ट है हमने उनको लीज दे दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि चाइना का जो विस्तारवादी नीति है वो एक रीजन में डिस्टर्बेंस फैला रही है। हम लोग शांति थे, उन्होंने हमारे आक्रामकता दिखाई है, उसका हमने जवाब दिया। जी ब्रिगेडियर साहब, आपके पास इनकी बातों का जवाब है? ये तो बता दें क्या जवाब दिया। शांति जवाब तो दिया आपने। देखिए जवाब तो दिया आपने, जवाब तो मैं ये कहूँ, आपने 1000 किलोमीटर का एरिया घुमा दिया। जी ब्रिगेडियर सर, जो अभी बिल्कुल रिसेंट जो क्लास आपने देखे 1000 किलोमीटर का एरिया दे दिया। अपने जवान आपने डंडे से कमांडिंग ऑफिसर को और ट्रुप्स को आपने मरवा दिया, एरिया छोड़ दिया आपने। तो जवाब आपने कौन सा दिया है? ना पाकिस्तान को जवाब दे सके 27 फरवरी को 2019 में, ना आप चाइना को जवाब दे सके। आप तो नहत्ते कश्मीरी और जवाब तो इनको मिल रहा है ना, मुर्गी खाना पड़ रही है, तो कर्नल साहब वो जो मुर्गी खाते हैं उसका नाम आपने जवाब रखा हुआ है। ये आप देखें ना, ये क्या, तो अब इसका ये तो कोई बात नहीं है। आप अमन से क्यों नहीं रह सकते? जब आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा कि आप एक स्टेप लें, हम 2 लेंगे, तो स्टेप लेते तो सही। आपने तो पुलवामा पे जाके बालाकोट पे अटैक कर दिया। तो बात यह है कि आपके ये जो दरमियान में आरएसएस की सोच है कि जी सिर्फ हिंदू स्टेट होगी, सेकुलरिज्म आपने ख़त्म कर दिया। आपने CAA लिया है, NRC लिया है, वो आप अगर उसको देखें वो क्या हालात है। फिर तहरीक तालिबान को आपका क्या मकसद है कि उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो उनके तालिबान खुद कहते हैं कि हमें इंडिया सपोर्ट करता है, रॉ सपोर्ट करता है। आप बलूचिस्तान में क्यों जाके घुसते हैं? आपका उससे क्या ताल्लुक है? कभी पाकिस्तान ने आपके किसी यूपी में, बिहार में, आगरा में किसी जगह कहा जी हम इनको अलहदा कर देंगे? वी डोंट बिलीव इन इंटरफेरेंस, वी वांट टू लिव इन पीस, बट हमें तंग मत करें। हमारे मुल्क में आपका गुलभूषण जादेव क्या कर रहा था? सर्विंग नेवल कमांडर हिस्ट्री होगी, और अभी भी आप उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार को अपना आप कोई वकील उसको करने दें, आप कहते हैं नहीं रखना। हम कहते हैं मिलो आके, आप नहीं चाहते। इसलिए गुलभूषण जादेव का जब केस चलेगा तो पाकिस्तान के पास कॉन्क्रीट सबूत हैं, दुनिया को पता चल जाएगा कि गुलभूषण जादेव इंडिया ने क्या उसको टास्क किया हुआ था, रॉ क्या चाहती थी। आप चाहते हैं उस गरीब को आप फांसी हो जाए, चला जाए, उस पर आप अपनी सियासत कर लें और हमेशा के लिए एविडेंस दफन हो जाए। हम ये नहीं करने देंगे। हम चाहते हैं कि ICJ ने जो कहा है उसको अमल पूरा करें। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। आप कहीं तो बात करें, आप तो किसी साइड पे नहीं आते हैं। CPEC आपको बनाने की प्रॉब्लम है, आप कहते हैं CPEC ना बनाओ। आप कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जाओ। आप कोई जगह तो चलें कि कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की करेगा तो आपको भी होगा। हम तो कहते हैं आप इंडिया भी आए CPEC के अंदर, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप नहीं आते हैं। तो कहीं तो नीरज हमें सुन पा रहे हैं? नीरज आपको मेरी आवाज आ रही है? नीरज हमारे साथ दोबारा लाइन पर है। जी नीरज, अगर आप सुन पा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब को तो मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब ने बहुत से सवाल उठा दिए, जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो हमेशा से डिनायल मोड में रहा है, कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि F-16 हमारा नहीं गिरा, आप तो वो हैं जो आप ये भी कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ नहीं रहता, आप तो वो हैं जो कहेंगे कि ओसामा बिन लादेन भी आपके यहाँ नहीं था,
आप तो वो भाई अमेरिका ने क्या कि नहीं गिरा, अमेरिका ने क्या कि नहीं गिरा, आप क्या अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर मसूद आपके यहाँ नहीं है या नहीं है, और इन सब के नहीं रहने के बावजूद आप FATF में हैं, 35 मुल्कों में हमने कभी नहीं कहा कि नहीं है, जिसमें से 2 या 3 आपके साथ खड़ा है। शर्म कीजिए इस बात पर। आप कहते हैं कि भारत को अलग कर दिया गया। अभी आपकी भी बारी आ रही है, फिक्र ना करें। आप अलग थलग पड़े हुए हैं भाई साहब, पूरी दुनिया में आप अलग थलग पड़े हुए हैं। 35 मुल्कों में से आप हो गए हैं। केवल टर्की ने आप भाई साहब, आप हमारे रीजन में आपसे कोई नहीं मिलना चाहता। अलग अलग थलग तो आप पड़े हुए हैं, आपको आपके पड़ोसी मुल्क आने को राजी नहीं है, तैयार नहीं मैं भी है। मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, नीरज की जरा बातें सुन लो ना जरा। आप क्या बात कर रहे हैं, मलेशिया, टर्की, इसलिए 10 मिनट से आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, इतना पिंच नहीं होना चाहिए। चले सुन ले ब्रिगेडियर साहब खुद एक्सपोज कर रहे हैं खुद को, करने दे बातें। जी करें नीरज, और बताइए फिर। अच्छा, आपको पाकिस्तान तना खड़ा दिखाई देता है और भारत के साथ सब है, आपको ये लगता है? भारत के तमाम पड़ोसी भारत से बहुत खुश हैं, तमाम नेबर्स बहुत खुश हैं, आप ये कह रहे हैं शर्मा साहब? आपका साथ दिया है। जरा आईना में देखिए अपने आप को कि आप कहाँ खड़े हैं। आप जिस चीन के बदौलत कूद रहे हैं, चीन से जाकर अच्छा मुनी मतलब आप आईना दिखाइए शर्मा साहब मुझे, आप आईना दिखाइए जी। गाड़ी नहीं थी जो उनके यहाँ मारे गए। जी नीरज साहब, आपको जरा नीरज साहब आपसे थोड़ी बात कर लूं? जी आप प्लीज कंटिन्यू। ये 8 अक्टूबर 2020 को फॉरेन पॉलिसी ही एक अमेरिकन बेस्ड आउटलेट है, न्यूज आउटलेट, इनकी तरफ से हेडलाइन आई थी कि इंडियंस आर द न्यू फेस ऑफ द IS, ग्लोबल टेररिज्म, यानी जो एक बहुत बड़ी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, उसका जो ग्राउंड है वो कहा गया है कि वहाँ उसका जो बेस है वो इंडिया में भी है, एटलीस्ट इस खित्ते में, और बहुत ख़तरा है। इसका मतलब कि भारतीय पॉलिसी जौन सी है वो अभी आतंकवाद को सीरियसली नहीं ले रही। अब आपने ये जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट का नाम लिया, उन सबको आलमी दहशतगर्द पाकिस्तान ने माना है, तो इसीलिए सालों से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जानें इसमें कुर्बान हुई हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने एक फ्रंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलते चलते टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। आप खुद क्यों सीरियसली नहीं ले रहे इस ग्लोबल थ्रेट को? जब आप खुद इस तरह से सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, जब आप खुद इस तरह से इंटरनेशनल एग्रेशन प्रमोट करते हैं, एंड देन यू हैव सच अ केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज इश्यूज, कि अब ये फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन बेस्ड न्यूज आउटलेट आपके बारे में लिख रहा है, तो व्हाई डू आई सी दिस कंप्लेसेंसी? देखिए, जब तक आप इल्जाम तराशी करेंगे और आप कंट्रोल नहीं लेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि आतंकवाद का विनाश करना है, उसका खात्मा करना है, तो फिर तो देयर इज नो इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आपका जौन सा प्रधानमंत्री है उसके ऊपर पूरे यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया था, उसके ऊपर पूरे अमेरिका ने बैन लगाया था, क्योंकि वो एक आलमी दहशतगर्द, एक आलमी आतंकवादी माना जाता था। एक आखिरी बात कर दूं, 2005 की मैंने BBC रिपोर्ट एक पढ़ी, वो पढ़ के बड़ा मुझे सीखने को मिला। वो ये कि नरेंद्र मोदी लंदन में एक विजिट पे जा रहे थे 2005 में, कि वहाँ जो इंडियंस रहते थे, जो इंडियन डायस्पोरा था, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दी कि जैसे ही ये आदमी इधर ब्रिटिश सॉइल पे कदम रखेगा, हम यहाँ उसके खिलाफ केस कर देंगे, जो उसने गुजरात में किया था बतौर चीफ मिनिस्टर के। तो उस वक्त मोदी ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि बरतानवी अदालतें उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी ही करेंगी अंडर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। बिना आर्म्स के सैनिकों को वहां भेज दिया आपने करगिल में, आपके सैनिक वहां मारे गए, आप लाश। तो नवाज शरीफ किसके कहने पर सब कुछ कह रहे हैं? नवाज शरीफ को कौन कह रहा है सब कुछ कहने को? ये भी जरा बता दें। क्या बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ किसके कहने पे चल रहे हैं? नवाज शरीफ की इसका भी रद्द अमल है मेरे पास। नवाज शरीफ की बेटी जो सी है वो तो खुद की कह रही है कि कश्मीर के अंदर आप लोग दहशतगर्दी कर रहे हो। एक मिनट नवाज शरीफ साहब की तो बात ही ना करें। एक मिनट We will not let him go. आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं हाँ, वो खुद कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है बातें। नवाज शरीफ और दूसरी बात, एक मिनट, बिल्कुल प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल थे। इनके पॉलिटिशियंस कहते हम आपकी तरह नहीं करते, हमारे यहाँ जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल दूध का धुला है, बिल्कुल सही है। आप लोग नहीं मानते, आपका नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब है, कश्मीर का कसाई है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे। बैठा हुआ चुप के। एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ फिर से, इन्होंने देखे नवाज शरीफ का नाम लिया है, मैं इसके ऊपर एक बात ऐड करूँ। जितने भी ये जलसे अभी हुए ऑपोजिशन के, उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ खुद हो, वो सारे कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो किया जा रहा है वो आतंकवाद है। उसके ऊपर उनका शायद एक अपना ओपिनियन है कि हाउ टू डील विद दैट इशू, लेकिन वो सारे एक ही बात कह रहे हैं
कि जो नरेंद्र मोदी उधर कर रहे लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती और अत्याचार कर रहा है वो आलमी दहशतगर्दी है और इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस देना चाहिए। तो आप किस नवाज शरीफ का हवाला देंगे? मेरा एक सवाल है ब्रिगेडियर हारिस, मेरा एक सवाल है, जरा जवाब दीजिएगा ब्रिगेडियर हारिस। ये जो इंडियन मीडिया है ये बड़ा कवरेज दे रहा है पीडीएम जलसों को, नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस को बड़ा कवरेज दे रहा है इंडियन मीडिया, ये क्यों इतना कवरेज दे रहा है? इनको क्या फायदा है, इनको क्या मुफाद है? नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, इसलिए कवरेज दे रहा है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, अदालतें बुलाई जा रही है, एक बंदा इश्तिहारी है, एक बंदा फरारी है, वो पाकिस्तान में वापस नहीं आ रहा, अपने मुकदमात को फेस नहीं कर रहा, बीमारी का बहाना बना के बाहर बैठा हुआ है। जारी बात है कि बंदे की ज़हनी हालत के बारे में सबको पता होना चाहिए कि ज़हनी हालत इस टाइम पे क्या होगी, तो उस बंदे को ये लोग इंडिया ये चाह रहा है जी ब्रिगेडियर इंडिया ये चाह रहा है कि नवाज शरीफ को दोबारा ले आएं, उनकी मर्जी की हुकूमत बन जाए, वो अपनी मर्जी के फैसले कराएं, क्योंकि उनके पॉलिटिशियन ने बड़ा क्लियर, मैंने प्रोग्राम में सुना है, वी विल नॉट लेट नवाज शरीफ गो, वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन हिम। ये उनके वर्ड हैं। शर्मा साहब, तो खुदा का खौफ करें। आप ये कैसी बातें करते हैं? आप फिफ्थ जनरेशन वॉर में यही होता है, फिफ्थ जनरेशन वॉर में हाइब्रिड वॉर में यही होता है कि आप एक मीडिया को हिट करते हैं, उसके बाद आप वहां के ऑपोजिशन को लेकर जाते हैं। बिल्कुल, और वहां के लोगों को अपने हाथ में खिलाया जाता है कि खेलें हमारे हाथों में, कठपुतली बन के खेलें। जी कर्नल संत जी मैम, अभी जो करंट सिनेरियो आप लोग इतना कवरेज दे रहे हैं नवाज शरीफ की स्पीच को, आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? नवाज शरीफ बहकी बातें कर, उसमें आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है? आप लोगों का क्या मुफाद छुपा हुआ है नवाज शरीफ की बातों के पीछे? वो कह रहा है इसलिए हम खुश हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई जुबान पर, हम इसलिए खुश हैं। सच्चाई कारगिल के हवाले से कह रहे सच्चाई बोल रहे हैं। मैं थोड़ी आपको बात मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, अभी जो आपकी मीडिया इस वक्त मिस रिपोर्ट कर रही है वो इसको सिविल वॉर कह रहे हैं। मैं बताता हूँ सिविल वॉर क्या होती है। डिसेंट किसी भी जमहूरियत, किसी भी लोकतंत्र का एक फंडामेंटल फीचर है। तो अगर डिसेंट है तो उसका मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी है। जिधर डिसेंट नहीं है वो भारत है। जिधर सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसके अंदर सारे विक्टिम्स को उठाकर जेल में डाल दिया, उमर खालिद जैसे लोगों को। ये होता है जब डेमोक्रेसी चली जाती है, इसको कहते हैं सिविल वॉर। पाकिस्तान के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आपकी मीडिया में सपोर्ट करी। यहां तक कि ऑपोजिशन के मेंबर सेनेटर शहरी रहमान की ट्वीट है कि इंडियन मीडिया मिस रिपोर्ट कर रहा है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का फीचर होता है, दैट देयर इज अ डिबेट, देयर इज अ डायलॉग। एग्जैक्टली वो डायलॉग जो आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नहीं करते, जो भी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि फिर टेबल पर आइए, बैठिए, डायलॉग कीजिए। ये तो हमारी हुकूमत भी तब से कह रही है, ये पिछली हुकूमत भी कह रही थी। कर्नल साहब, आप काफी देर से खामोश हैं, मैं आपको सुनना चाह रही हूं। जी कर्नल साहब, बोलिए मत जी, उसी डायलॉग के लिए कर्नल साहब मैं आपको जरा सुनना चाह रही हूं, काफी देर से खामोश हैं। बुलाया गया था आगरा। जी देखिए, जो करंट सिनेरियो है, जो रिपोर्टिंग है, जो कराची में जो प्रॉब्लम हुई है, एमर्ज हुई है, जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर है वो छुट्टी पे फोर्सफुली गए हैं, वो एक दर्शाता है कि वहां पे चीजें ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो नवाज शरीफ ने वहां से अपना बयान दिया है, रोजाना बयान दे रहे हैं, वो सब चीजें आर्मी का इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि अपोजिशन पार्टी भी इकट्ठी हो गई है इमरान खान साहब के अलावा, और आर्मी पे उंगलियां उठानी शुरू हो गई हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो लाना है तो वो एक माहौल बनाना पड़ेगा। यस, आप कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी जो टेररिज्म है वो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। और वहां पे आप देखिए कि जब से 370 एप्लीकेशन हुआ है, आपने लगाई वहां है, पे आपने की हुई है, लाइटें आपने लगाई, आपके टेररिज्म हो रहा है। आई एम सॉरी बट आई हैव टू ऐड, ठीक है, ओके 53 पीपल, ये मुझे बताइए कौन सी पीसफुल डेवलपमेंट है? 53 50 से ज्यादा लोग जान बहक हुए हैं। फरवरी में जो दिल्ली में जंगे फसाद हुए थे, तो वो सिविल वॉर नहीं है, उसको आप क्या कहते हैं? और रही बात ऑपोजिशन मेंबर्स की, तो वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, अपने इन्होंने खिताब में क्या कुछ कहा जिस पे आप बड़ी खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ज़रा सुन लें। उनके मेरे ख्याल से मोदी के बारे में कोई बड़े अच्छे ख्यालात नहीं है, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, जरा उनको भी सुन लें। तो आई डोंट थिंक कि यू शुड काउंट अपॉन देम। आगे चलिए। जी कर्नल संत, इसका जवाब देखिए, बात ये है, डॉक्टर फिदा, विद योर परमिशन सर, पूरी पाकिस्तानी
जी जी ब्रिगेडियर लेकिन हारिस। कई बार सच्चाई जुबान पर आ जाती है। नवाज शरीफ के साथ यही हुआ, आज उन्होंने एक बार फिर से सच्चाई देखें, बोल दी। बात यह है कि और कर्नल साहब, नवाज बात शरीफ यह आज है पहली बार नहीं बोले, कि इससे पहले आप मुशर्रफ क्यों ने भी ऐसी बोला बात ये करते हैं? क्या सच्चाई कही कि क्या मोदी सच्चाई क्या जो बोले, क्या? मोदी आतंकवाद है, ये कहा क्योंकि मैंने सुना था उन्होंने कहा था। ये इंटरनल मैटर है ना ये पाकिस्तान बात तो का। हमारी हुकूमत भी कह रही है, ये बात तो इस वक्त इंटरनेशनल इदारे भी कह रहे हैं, पाकिस्तान ये बातें तो इस वक्त इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पत्रकार भी कह रहे हैं, ये बात इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही है। बात यह है कि आपको प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान करप्शन नहीं करने दे रहा। इमरान खान खुल के कश्मीर की बात कर रहा है, इमरान खान ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, जो नवाज शरीफ नहीं करता था। ये वजह कि आप इस्लामोफोबिया भी खुलकर बोल रहे हैं, वो ये बात आपकी भी बड़ा लैंग्वेज दुख रही है। ये छोड़ देंगे, हमारा इंटरनल मसला है, हम इंटरनल अच्छा, नीरज शर्मा। प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप कम नीरज से कम शर्मा मुझे बता दें, इंटरफेयर मत करें। ये जो आप इशू नीरज, भाई साहब आप क्या अच्छा नीरज से मैं नहीं है, कुछ इसलिए नीरज मेरी नहीं बात पता। सुनिए, जो ज्यादा है। इंडिया खित्ते का थानेदार बना फिरता है, कि इंडिया को बड़ा शौक है कि थानेदार बन के करप्शन फिरे, में तो आपके भारत किस रेफरल बुनियाद पर ये में बालादस्ती का ख्वाब देख रहे हैं? आजादी की तहरीकें वहां चल रही हैं, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुके हैं, और तो और कोरोना आप लोगों से नहीं संभाला जा रहा, ये बालादस्ती का ख्वाब क्या? ख्वाबों से बाहर आ जाए ना, और हकीकत इस में बारे जीना में सीख आपकी लें। मीडिया बात क्यों नहीं करती? हाँ, जो हकीकत में रियल जीना सीख ह्यूमन लें। प्रॉब्लम्स हैं, आपको गुर्बत बढ़ रही है, पॉवर्टी है, हंगर है, भूख है, माइग्रेंट वर्कर्स जॉन से उनको कदमों पर पैरों पर चल के जाना पड़ा जब आपकी लॉकडाउन इम्पोज किया, फिर भी कोरोना बढ़ रहा है। इसके ऊपर क्यों एहतसाब नहीं होता आपकी रियासत का, आपकी सरकार का? इसके ऊपर मोदी से प्रश्न क्यों नहीं किया जाता? हर वक्त चाइना, हर वक्त पाकिस्तान, यहाँ तो और हर वक्त बॉलीवुड माफिया, दिन रात इंसान वही देखता रहता है, जबकि दीज आर योर रियल इश्यूज। पाकिस्तान फोबिया और जहां तक रही आपकी फॉरेन पॉलिसी की बात, कम ऑन द टेबल एंड एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट। दिस इज अ वेस्ट। हर वक्त जंगजू जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसी भाषा है जिसका आपने प्रयोग किया है? आपकी चिंता है, हमें चिंता है, आप हमारे खिलाफ जो करने लगे रहते हैं। चिंता ये इस बात की है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की चिंता मत कीजिए। अच्छा, आप वक्त की हमारी कमी है, फॉरेन जरा पॉलिसी की चिंता मैं मत सबसे कीजिए। चाहूंगी अपना आप अपना जितने लास्ट देश कमेंट। गिनाएंगे नहीं, नीरज, उससे आप ज्यादा क्या देश कहना में चाहेंगे? धन्यवाद है करता क्या हूं मुझे आपको। बताएं, सिवाय क्या पाकिस्तान है? को दबाना। क्यों चिंता ना कीजिए, जब वो पूरे ऑस्ट्रेलिया, खित्ते को अमेरिका, इस वक्त अमन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना चिंता कीजिए? बात ये खित्ते में हम प्रॉब्लम सबसे आ जरूरी रही है। क्यों ना फिक्र होगी? कंट्रीज हमारे साथ है, श्रीलंका हमारे साथ खड़ा है, म्यांमार हमारे साथ खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है? आपके साथ कौन है? श्रीलंका किसने कह दिया आपको? श्रीलंका के साथ जो आपके पुराने पास्ट रिलेशंस रह चुके हैं, वो पता है। छोड़ दिया, ईरान ने छोड़ समझ दिया। इस टाइम पे तो मुझे लगता ईरान ने है, एक छोड़ मिनट दिया नीरज, इस आपको। टाइम पे आप इतने बुखलाहट का आपको शिकार हैं, और आपको कर्नल जो साहब आपको आप तो इस टाइम पे काला कहेंगे कर चाइना भी दिया। आपके साथ खड़ा है। आपके सपनों में, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा। हाँ। मुझे बताएं, एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिएगा, एक मिनट मेरी बात सुने नीरज साहब, शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुने, दोस्त तब्दील किए जा सकते, पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते। पड़ोसी तब्दील करने के लिए आपको अपना घर बेचना होगा और कहीं और जाके जमीन खरीद के घर बनाना होगा, ऐसा ही है। आप अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। अब जो दो ममालिक आपस में पड़ोसी होते हैं, आपके पड़ोसी आपसे कितने खुश हैं, ये बता दें। ये 75 साल के बाद आपको क्यों आप समझ में दोनों आ में से रही जो है? जवाब देना चाहिए, नीरज उन्नीस सौ साहब, आप बयासी भी में करना क्यों नहीं सवाल। समझ में आई, 47 में क्यों नहीं समझ में आई, बांग्लादेश ने 72 में छोड़ क्यों दिया नहीं इनको, समझ में आई, ईरान ने 71 छोड़ में दिया। साल दोनों 2000 चलिए, अब 2020 में आपको क्यों नहीं समझ आ रही? अरे कभी तो समझ 71 में मुझे दीजिए बता उत्तर। दें, पड़ोसी आपसे खुश क्यों नहीं है? सबक सिखाएंगे, ये तो हमारे ट्राई करके प्रधानमंत्री देखिए अब आप। स्वर्गीय वाजपेयी जी ने कहा था। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने तो क्योंकि आप हर लोगों मुल्क के में ऊपर इंटरफेयर कोई करते वार हैं किया ही नहीं, ये उन्होंने जून में कहा था। तो फिर अग्रेसर कौन हुआ बाय डिफॉल्ट? ये तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चाइना ने तो कोई शुरुआत नहीं की थी, चाइना अभी ने अजीत initiate डोवाल नहीं का जो किया। बयान है ये कि जो उससे आपको stand साबित off नहीं हुआ। हो जाता कि शरपसंदी कौन फहराता है। देखिए, तो यही मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। Aggression कौन ये लेकर जितनी चल भी रहा है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट आप कह लें, ह्यूमन राइट्स वॉच कह लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने अपने बैग क्यों पैक किए? व्हाई डिड दे लीव इंडिया? उन्होंने भी क्या कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के बारे में? तो बात ये है कि आपकी जो इस वक्त सरकार है, उनकी पॉलिसी नहीं, बहुत इससे डैमेजिंग क्या है, ना कि डॉक्टर सिर्फ खुद के लिए, अपने खुद के लिए भी। बिल्कुल। जो मैंने अभी बात कही है, जी 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 ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुनीब जी। जी ब्रिगेडियर हारिस। डॉक्टर फिजा, अभी ये मुझे बताएं, ये कहते हैं हम दोनों मुल्कों से इकट्ठा लड़ेंगे, ये कहते हैं कि इंडिया के चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे। आप पाकिस्तान से तो लड़ नहीं सकते, 27 फरवरी को आपने देख लिया। आप चाइना का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान का करेंगे, आपकी फौज की ट्रेनिंग ही नहीं है, अनट्रेंड है। आपने कोई लड़ाई लड़ी है? पिछले 40 साल से लड़ाई नहीं लड़ी है। छोड़ दें ये बातें आप नीरज, ये छोड़ दें। शर्मा साहब,
आप ये छोड़ दें, आपके पास की बात नहीं है। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। आप इस बात को छोड़ दें, आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कर्नल संत, आपका लास्ट कमेंट। आपका तो मुंह काला हो गया, आपके प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते रहे। कर्नल संत, आपका लास्ट कमेंट। आपका मीडिया ने आपको क्लियर कर दिया सारी बात की, आप लड़ाई छोड़ें, आपकी बात की टेबल पे बात करें आके। आखिरी मिनट है मेरे पास। कर्नल संत, आपका लास्ट कमेंट। आपको पता ही कुछ नहीं है जी। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाना, एंड ये वर्ल्ड की एक ओपिनियन है कि 27 में से उन्होंने 21 पॉइंट्स कंप्लीट किए। ये आपकी ओपिनियन है। टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एंड पाकिस्तान से ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ग्लोबल टेररिज्म आप कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हैं, 44 बैंक आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच आपके बारे में कह रहे हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट कह रहे हैं, मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर आपने तू मैं करनी है तो फिर तो आपका अपना दामन बिल्कुल साफ नहीं है, फिर तो इस तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं। या मेरे ख्याल से वो तो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कि अभी जो मैंने फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट आपको सुनाई है, उसके जो मैंने आपको पत्रकार क्या लिख रहे हैं, आपको उसकी सुर्खियां सुनाई हैं, तो उससे आपको क्या लगता है? देखिए इस वक्त पूरी दुनिया क्या कह रही है, आपको वो देखना है ना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैं आई एम साइटिंग माय सोर्सेस। आप इस तरह जो भी मन में आए वो तो नहीं कह सकते। आपके सूत्र क्या है? पहले ये बताइए, क्योंकि मैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच को कोट कर रहा हूं। आई एम कोटिंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स, आई एम कोटिंग इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फॉरेन पॉलिसी, बीबीसी, गार्डियन, उन सबको आप फेक मीडिया कह देते हो। आप क्यों नहीं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को आने दे रहे मकबूजा कश्मीर के अंदर? चलिए यहीं से शुरू कीजिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आपके बारे में क्या बातें की हैं? जी जी, चलिए 2 रिपोर्टें हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है? मेरी बात सुने, मैं प्रोग्राम का टाइम जरा बताइए जवाब दे, इसका अगर जवाब है आपके पास, फिर आप कहेंगे जवाब देने का मौका नहीं दिया आपको। जी नीरज शर्मा, जवाब दीजिएगा मुनीब की बातों को। एस्टैब्लिशिंग पीस। जी ब्रिगेडियर साहब ने मेरे सवाल आपसे पूछे थे, जवाब दीजिएगा अगर जवाब है तो। आपको आवाज ही नहीं आई, जब जवाब नहीं होता तो बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर इंटरनेशनल आवाज ही नहीं गई, जरा मुनीब ऊंची आवाज में पूछेगा, आपकी आवाज नहीं गई उन्हें। किसके ऊपर ईयू और यूएस के ट्रैवल बैन्स लगे हुए थे? किसके खिलाफ लंदन में लॉबी हुई थी कि इसके ऊपर केस लाया जाए जो इसने गुजरात के अंदर किया? जब ये वहां का मुख्यमंत्री था। तो बात ये है कि द रियलिटी गुजरात के मुसलमानों का कसाई कौन है? यू कैन नॉट डिफरेंट। गुजरात के मुसलमानों को किसने मारा था? They still time to return to your senses, sit down, talk. चलिए जवाब नहीं है, ठीक है जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब देने का पूरा मौका दिया आपको, लेकिन जवाब आपके पास नहीं था। तमाम मेहमानों का, डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।